नमस्कार। आज के इस स्त्री रोग संभाषा सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ अलग व्याधि के बारे में। मूत्रवा स्रोतस के जो व्याधि है, जैसे मूत्रपुच्छ है, मूत्राघात है, इनमें से ही एक बहुत ही जाना माना सा और काफी सारे लोग इससे ग्रस्त होते हैं, ग्रसित होते हैं, यूरिन इनकंटिन्यूअस या फिर अर्ज यूरिनेशन, यानी जिसको हम लोग लीकेज यूरिन भी कह सकते हैं। यहाँ पर अपेक्षित हमें ये है कि इस व्याधि में जो एक यूरिन का कंट्रोल होता है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। जिसको देखिए, मूत्रपुच्छ में सकष्ट मूत्र प्रवृत्ति होती है, जिसको हम लोग डिसयूरिया कहते हैं। मूत्राघात में कई मूत्र अच्छे से बनता ही नहीं है, जिसके कारण ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होती है। या फिर वहां पर भी मूत्रपुच्छ और मूत्राघात में प्रॉब्लम यह है कि मूत्राघात में मूत्र कम ही बनता है और मूत्रपुच्छ में मूत्र बनता तो है, बट वो पास करते समय कुछ वेदना होती है। आचार्य सुश्रुत ने मूत्रपुच्छ या मूत्राघात व्याधि का वर्णन करते समय उसके कई सारे प्रकारों का वर्णन किया है। इस प्रकार से अगर हम लोग सोचेंगे कि मूत्रपुच्छ, मूत्राघात या अलग अलग बस्ती कुंडलिका वगैरह, वाताष्ठीला या प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण भी ये हो सकता है। आज हम लोग स्ट्रेस इनकंटिन्यूअंस को डिस्कस करेंगे या लीकेज ऑफ यूरिन। इनकंटिन्यूअंस यानी अर्ज भी इसका एक प्रकार होता है, ओवरफ्लो भी इसका एक प्रकार हो सकता है, रिफ्लेक्स इनकंटिन्यूअस ये भी एक प्रकार है, या फिर फंक्शनल इनकंटिन्यूअस। इस प्रकार से आई थिंक डिफरेंट टाइप ऑफ इनकंटिन्यूअंस आर अवेलेबल। इसमें एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे मूत्र निर्माण के बारे में, मूत्र कैसे बनता है आप सभी को पता है। ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर मूत्र स्टोर किया जाता है। और जैसे हमारे कुछ जैसे बच्चा जब होता है तो बच्चों में एक प्रकार का हम लोग उसकी आदत लगा देते हैं ना कि टॉयलेट की हैबिट है या यूरिनेशन की हैबिट है, मिक्चुरेशन या डेफिकेशन की हैबिट धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। जैसे एक साल तक करीब करीब बच्चा जो होता है उसका जो यूरिन पास होता है ना वो अपने आप ही हो जाता है, कंट्रोल नहीं होता है। बट एज पर द एज एंड हम लोग जिस जिस प्रकार की ट्रेनिंग देती है, तो उस ट्रेनिंग के हिसाब से धीरे धीरे उनमें वो डेवलप हो जाता है। 1.5-2 साल के बाद बच्चों में एक प्रकार का ये आता है, कंट्रोल आ जाता है, उनके हैबिट्स डेवलप हो जाते हैं। एक प्रॉपर टाइम पर वो बताते हैं कि यूरिनेशन आई है या मतलब करना है इस प्रकार से। तो ये सेंस डेवलप होने में भी उनको कम से कम 1.5 या 2 साल का समय लग सकता है। उसके बाद फिर 3 साल तक तो पूरा नॉर्मली यूरिनेशन या डेफिकेशन इस पे उनका कंट्रोल हो जाता है। बट इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग भी जरूरी होती है। कई बार बच्चों को ट्रेन नहीं करने से भी ये समस्या होती है। बट लाइक स्ट्रेस इनकंटिन्यूअंस की बात करेंगे तो इट इज मोस्टली जैसे स्ट्रेस के कारण, चिंता के कारण। चिंता क्यों होती है? कई बारी बाकी सारे हमारे जो भी नॉर्मल इसके जो भी सारे स्ट्रेस होते हैं ना, इसके चलते भी एक स्ट्रेस इनकंटिन्यूअस होता है। कई बार चिंता इतनी अधिक होती है कि कई बार ऐसे लगता है कि लाइक कुछ पेशेंट्स बताते हैं कि अभी जर्नी में चलना है, ट्रैवल करना है, तो फिर ट्रैवल के समय मुझे अगर यूरिनेशन आती है तो मैं वहां पर मुझे कुछ सुविधा नहीं होगी तो मैं कैसे करूंगा, इसको लेकर उनमें चिंता रहती है। और फिर ट्रैवलिंग के पहले वो 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसे कई सारे लोग हैं कि ट्रैवलिंग के पहले या कहीं एग्जाम हॉल में जाना है या कुछ काम के लिए जाना होता है या कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है तो उनको वहां पर बार बार जाने की आदत आती है। तो इसको हम लोग स्ट्रेस इनकंटिन्यूअस में ले सकते हैं। इस प्रकार से स्ट्रेस के कारण ये एक प्रकार का कंट्रोल नहीं होता या बार बार मूत्र त्याग को जाना पड़ता है। इसको यूरिन लीकेज या स्ट्रेस इनकंटिन्यूअस दोनों में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा इसका एक जो प्रकार होता है जो अर्ज इनकंटिन्यूअस, यानी कंट्रोल नहीं होता है। अर्ज इनकंटिन्यूअस एंड स्ट्रेस इनकंटिन्यूअस, इसका कॉम्बिनेशन ज्यादातर महिलाओं में मेनोपॉज के दौरान या जैसे पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्लैंड की कुछ विकृति में या एज रिलेटेड, ये प्रॉब्लम एक्चुअली एज रिलेटेड बहुत ज्यादा होती है। स्ट्रेस इनकंटिन्यूअस या लाइक अर्ज इनकंटिन्यूअस दोनों साथ में मिलकर, जैसे स्ट्रेस इनकंटिन्यूअस में हम लोग, जैसे मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे, या फिर कई बार ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस ये मिल जाते हैं कि स्नीजिंग है, लाफिंग है, कफिंग है, या कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ लाइक हेवी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं, तो इसमें भी कंट्रोल प्रॉब्लम आती है। इसी दौरान इसमें ये ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन या यूरिन लीकेज ये समस्या देखी जाती है। तो खांसते समय, छींकते समय या जोर से अगर कुछ हिचकी वगैरह आ जाती है तो अपने आप वहां से यूरिन लीकेज हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा मिडिल एज में या फिर ओल्डर एज में, एल्डरली वुमन में ये लक्षण हमें दिखता है। अर्ज इनकंटिन्यूअस यानी जैसे कि अचानक से उनको यूरिनेशन का ये आता है,
और वो होल्ड नहीं कर पाते हैं। मतलब वहां पे अगर वो उन्होंने होल्ड नहीं किया तो उनकी यूरिन ऐसे ही पास हो जाती है। एंड इट इज ऑफन ऑब्जर्व इन द डिसीज लाइक डायबिटीज में ये देखा जाता है, पार्किंस डिसीज इसमें है जिसमें उनको बहुत ही अर्ज इनकंटिन्यूंस होता है कि वो लाइक न्यूरो डिसऑर्डर्स में भी, कई सारे न्यूरो डिसऑर्डर्स में, मेंटल रिटार्डेशन के पेशेंट्स में जिनका कंट्रोल ही नहीं है, ब्लैडर टोन भी नहीं है, ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल भी नहीं है, या वहां की मसल की स्ट्रेंथ भी नहीं है, इसके कारण भी ये हो सकता है। सो इट इज अर्ज इनकंटिन्यूंस। नेक्स्ट वन इज ओवरफ्लो इनकंटिन्यूंस। ओवरफ्लो यानी लाइक कुछ अलग अलग प्रकार के इसमें ये देखा जाता है कि अच्छा ब्लैडर बहुत ज्यादा फुल होने के कारण की ये इनकंटिन्यूंस होता है, खास करके कुछ स्पाइनल नर्व्स की इंजुरीज में ये देखा जा सकता है। रिफ्लेक्स इनकंटिन्यूंस लाइक रिफ्लेक्स एक्शन या फिर लाइक लार्ज अमाउंट यूरिन जमने के कारण भी ये लक्षण देखा जाता है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि नर्वस सिस्टम का डैमेज होगा, या नर्व सप्लाई जो ब्लैडर को करते हैं ना, उसके भी कुछ एक्सीडेंटल केस में भी अगर ये आघात हो जाता है तो इसके कारण भी, या ब्रेन का कंट्रोल नहीं होने के कारण एल्डर पीपल में ये प्रॉब्लम या समस्या देखी जाती है, जो एक अर्थराइटिस वगैरह या बाकी सारे डिसीज के साथ अगर ये होता है। तो ब्लैडर प्रॉब्लम्स या यूरिनरी सिस्टम के जो भी डिसऑर्डर्स है वो अलग अलग टाइप से हम लोग इसको देख सकते हैं, डिवीजन उसका कर सकते हैं। बट वैसे देखा जाए तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे ब्लैडर टोन लॉस होता है, या लाइक उसका जो कंट्रोल होता है और जो आदत होती है, हैबिट्स होते हैं, उसकी ट्रेनिंग होती है वो प्रॉपर ट्रेनिंग कम पड़ जाती है, या मानो एज के रिलेटेड हमारे स्नायु में, मसल्स में शिथिलता आ जाती है। इसी को बनाए रखने के लिए हमें कुछ आहार विहार या खान पान की आदतें, व्यायाम प्रॉपर करना भी जरूरी होता है। तो ये ब्लैडर प्रॉब्लम्स के साथ या इस प्रकार की समस्या इसमें हम लोग देख सकते हैं। तो यूरिनरी इनकंटिनेंस या फिर लीकेज ये महिलाओं में ज्यादातर जो कारण मिल जाता है, स्ट्रेस फैक्टर है। और अगर महिलाओं की बात करेंगे तो मुझे लगता है मेनोपॉजल वुमन में ये बहुत बार मिल जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें दोनों प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ ये मिल जाता है। इसमें अर्ज और स्ट्रेस दोनों साथ में रहते हैं, मतलब स्ट्रेस फैक्टर भी रहता है और उनको बार बार जाना भी पड़ता है। मुझे लगता है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे यूरिनेशन की मतलब आदत जो है वो बदलती भी जाती है, बार बार यूरिनेशन जाना पड़ता है। जैसे महिलाओं में मेनोपॉजल एज में वो एंटर हो जाती है। मेनोपॉजल एज यानी एक तरफ से वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में हमारे शरीर के सारे मसल्स जो होते हैं उतनी उनमें जो होल्ड करने की, या उनका टोन कहीं ना कहीं कम हो जाता है। इस टोन के कम होने के कारण भी, या उनकी स्ट्रेंथ नहीं होने के कारण, या वीकनेस के कारण भी इस प्रकार से देखा जाता है। जो महिलाओं में, जिन महिलाओं में अधिक बार प्रेगनेंसी या डिलीवरी हुई है, जिनका बार बार एबॉर्शन हुआ है, जिनके ज्यादा बच्चे हैं, या ऐसे कुछ कारणों से भी आपका पेल्विक फ्लोर का जो मसल है ना, उसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो नहीं रह पाता है। इसके कारण, या कुछ डैमेज है, एक्सीडेंटल केसेस है, जिसके कारण आपका पेल्विक सपोर्ट जो होता है वो कम हो जाता है, वहां के मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं रह पाती है, मसल्स वीक बन जाती है। जैसे प्रोलैप्स के केसेस में भी ये हो सकता है, या बार बार डिलीवरी, अबॉर्शंस के केसेस है, या जो महिलाएं बहुत ज्यादा हेवी वेट को उठाती है, लिफ्ट अप करती है, कुछ खेती में काम करने वाली महिला इसमें हो सकती है, या हमेशा से कुछ मजदूरी या हेवी वेट से रिलेटेड काम करने वाली महिलाओं में भी ये प्रकार देखा जा सकता है। और चाइल्ड बर्थ के बाद भी थोड़ा सा ये समस्या आती है, मतलब नॉर्मली भी महिलाओं में कि डिलीवरी के बाद भी जैसे हमारे पेल्विक फ्लोर के मसल्स है वो उतने मजबूत नहीं हो रहते हैं। तो इसीलिए हमारी परिचर्या, सुतिका परिचर्या में भी धूपन या स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग जैसे कुछ क्रियाओं का महत्व है, जिसके साथ हमारे पेल्विक फ्लोर के मसल्स भी ज्यादा ये स्ट्रांग होने में मदद मिल जाती है। तो एडिशनली ये जो यूरिनरी इनकंटिन्यूंसी है, ये इस प्रकार से महिलाओं में मेनोपॉज के साथ भी देखा जा सकता है, पुरुषों में एंड्रोपॉज के साथ भी देखा जा सकता है। इट इज वेरी कॉमन कंडीशन। और नॉर्मली भी कई बार बहुत जोर से एकदम से खांसी, कफिंग, ये कारणों से भी ये हो सकता है। अगर आप में या कोई पेशेंट में ऐसे लक्षण दिखता है कि कभी कभार बीच में साल दो साल में एक आध बार कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुली आपको कफिंग वगैरह आती है, तो अगर ड्रिबलिंग हुई, इसका मतलब आपको आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स के ऊपर या यूरिनरी ब्लैडर के टोन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अभी हम लोग इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि ये यूरिनरी इनकंटिनेंसी है। तो इसमें सबसे पहले तो स्ट्रेस टेस्ट करने जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैंने हमेशा से बताया है कि डेफिकेशन हो या मिक्चुरेशन हो, इसमें
ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेनिंग प्रॉपर हो तो हम लोग या हमारे कंट्रोल होने के लिए मन की अवस्था, यानी मन चिंता मुक्त भय मुक्त होना जरूरी है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, चिंता भय क्रोध शोक के कारण भी मूत्रवेग आ जाता है। जैसे कई बारी स्कूल गोइंग महिलाओं में या स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं ना, उनमें भी देखा जाता है कि टीचर ने जोर से डांट दिया तो भी उनकी यूरिन पास हो जाती है। सो ये चिंता है। कई बार जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, कई डर के मारे जल्दी जल्दी घर में आ जाते हैं, उनको यूरिनेशन हो जाती है। होमवर्क नहीं किया है, टीचर डांट देंगे, तो बच्चों में तो ये बहुत ही काफी मात्रा में समस्या देखी जाती है। इसका कारण चिंता ही होता है। कई बार महिलाओं में भी, या कोई बड़ा हादसा हो गया, अचानक से बहुत दुख भरी बात आपने सुन ली, तो भी ऐसी कुछ कंटिन्यूएंस या आपका कंट्रोल वहां पे नहीं होता है, या फिर लीकेज हो सकता है। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा हमारे मानसिक अवस्था के साथ जुड़ा हुआ एक लक्षण हो सकता है। और इसीलिए हमको स्ट्रेस इसकी लेनी होगी। पेशेंट के इसमें हिस्ट्री हम लोग लेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन होगा, इसमें स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, फैमिली हिस्ट्री की भी जरूरत होगी। फिर यूरिन एनालिसिस भी करेंगे। यूटीआई इन्फेक्शन बार बार होता होगा तो भी इस केस में कंट्रोल नहीं होता है, यूरिन लीकेज की समस्या देखी जाती है। ब्लड टेस्ट में रूटीन हम लोग सीबीसी के साथ चल सकते हैं। रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, क्लिनिकल पिक्चर ऑफ ब्लड, अल्ट्रासाउंड करेंगे किडनीज का, ब्लैडर का, यूरेटर्स का, यूरेथ्रा का। सिस्टोस्कोपी कैन बी डन विथ थिन ट्यूब एंड कैमरा के साथ सिस्टोस्कोपी भी हम लोग कर सकते हैं। या फिर आगे की जो कुछ यूरिनरी इसके डिसीजेस के जो भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, लाइक यूरो डायनामिक टेक्निक्स आर देयर। So this all techniques can be used for the proper diagnosis, but I think कि इसमें आयुर्वेद के हिसाब से अगर कुछ हमें करना होगा, जिसको सामान्य तौर पर इनवॉलंटरी यूरिनेशन हम लोग कह सकते हैं, तो इसमें खासकर को आपको दो बातों की ध्यान करना होगा कि एज देखिएगा, और एज के हिसाब से महिला या पुरुष है दोनों में थोड़ा सा फर्क करेंगे हम लोग। महिलाओं में यूरिन इनकंटिन्यूअस बहुत ज्यादा मात्रा में देखा जाता है, जिससे महिलाओं की भावनिक स्थिति को देखा जाए, और महिलाओं में मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान या मेनोपॉज के दौरान भी ये लक्षण ज्यादा मात्रा में देखा जा सकता है। तो इसकी चिकित्सा, जैसे डायग्नोसिस तो हमने देख लिया, बट यहाँ पर हमें मूत्राशय को बल देने वाले और इसी के साथ साथ मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा या यूरेथ्रा को सप्लाई करने वाले नर्व्स के ऊपर काम करना होगा। इसमें दोष दुष्य संप्राप्ति को देखेंगे तो मुझे लगता है ये वातजनित ही है, क्योंकि नाड़ी, स्नायु, सिरा, इन सभी में वातदोष ही वहन करता है। या अगर कोई जो भी विसर्जन की क्रिया है, विसर्जन की क्रिया मलमूत्र या जो भी सारे विसर्जन की क्रिया होती है, ये अपान वायु के ऊपर डिपेंड करती है। तो अपान वायु का क्षेत्र ही है यूरिनरी। अपानो अपानगः श्रोणी बस्ती मेढ्र, तो बस्ती मेढ्र इसमें अपान वायु रहता है, और इसीलिए हमें अपान वायु के काम पर काम करना होगा। वातदोष के विकृति के कारण ही मूत्रवस्त्रोतस की दृष्टि के लिए विरुद्ध आहार विहार, वृक्ष अन्नपान का सेवन, काफी सारे हेतु इसमें हमें मिल जाते हैं, जो सारे सामान्य तौर पर मूत्रपुच्छ या मूत्राघात के कारण होते हैं। इन सभी कारणों को इसमें हम लोग ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें हमें देखना होगा कि हमारा जो प्लान होगा, ट्रीटमेंट प्लान होगा, तो इसमें हमें वातदोष के ऊपर काम करना होगा। वातदोष के साथ साथ जो भी कारण है, जैसे इन्फेक्शन बार बार होता है तो यूटीआई इन्फेक्शन होता है, तो कुछ पुनर्नवा, गोक्षु, शिलाजीत ऐसे ड्रग्स के साथ हमें काम करना पड़ेगा। त्रिफला भी इसमें अच्छे से काम करती है। हरितकी का भी रोल अच्छा है, तुलसी अच्छी है, नीम अच्छी है। तो खासकर अगर मूत्रवस्त्रोतस की बात करेंगे तो वरुण, शिलाजीत, पुनर्नवा, गोक्षुर ऐसे द्रव्यों के साथ अच्छा काम बन जाता है। तो इसीलिए यूरिनरी इनकंटिनेंस या जो लीकेज है, यूरिन की समस्या इसमें है, तो इस यूरिन लीकेज के लिए सबसे पहले तो पेशेंट के हिसाब से आपको दीपन पाचन देना पड़ेगा। दीपन पाचन क्यों देना है? तो इसमें कहीं ना कहीं जाकर वात के कारण ही अवरोध है, अवरोधजन्य स्थिति है। अवरोधजन्य स्थिति है यानी जो शरीर में क्लेद का जो प्रमाण है उसके ऊपर भी कुछ विकृति आई है, या क्लेद भी अच्छे से नहीं, ठीक से पास हो नहीं रहा है, तो अवरोध यानी कफ के कारण होगा। इसीलिए यहाँ पर हमें इसके लिए दीपन पाचन देना पड़ेगा। दीपन पाचन के लिए हम लोग आम पाचन करेंगे। अगर अभी दीपन पाचन क्यों करना है, जैसे अगर आम बना है, शरीर में कुछ अग्निमांद्य वगैरह की स्थितियां है, जैसे मेनोपॉज में ये हो सकता है, या बच्चों में भी अगर होता है, तो आपको त्रिकटु चूर्ण आम पाचन एक आध दिन का भी दिया या 2 दिन का, 3 दिन का भी दिया तो चल सकता है। इसके साथ सबसे पहले आप आम पाचन करेंगे, फिर हम लोग इसमें वातदोष के ऊपर काम करेंगे। वातदोष के ऊपर काम करने के लिए या साथ में कफ का अवरोध दूर कराने के लिए, ब्लैडर टोन को बढ़ाने के लिए चंद्रप्रभा वटी, पुनर्नवा गोक्षुर और पुनर्नवा
मंडूर या पुनर्नवा वटी दे सकते हैं। गोक्षुरादि गुग्गुल का बहुत अच्छा रोल है। आई थिंक बेस्ट फॉर्मुलेशन है वरुणादि कषाय। वरुणादि कषाय या चंद्रप्रभा वटी ये ब्लैडर का टोन सुधारने के साथ साथ आप इसको मूत्रकुच्छ या मूत्राशय से रिलेटेड सभी समस्याओं के लिए आप इसको दे सकते हैं। इसीलिए चंद्रप्रभा वटी बेस्ट है। वरुणादि कषाय इसमें बेस्ट काम करेगा। शिलाजीत, शिलाजीत ये भी मूत्रवह शुक्रवह स्रोतस के ऊपर काम करने वाला एक अच्छा ड्रग है। शिलाजीत वटी आई थिंक ज्यादा से ज्यादा पुरुषों में ये बहुत अच्छे से काम करेगी। तो पुरुष में जहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट है या इसके साथ अगर ये लक्षण है कंट्रोल नहीं है, वहां पर हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। चंद्रप्रभावटी, पुनर्नवा, गोक्षुर, शिलाजीत, इसके साथ अच्छे से आपको ये सारे कल्प हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। सो वरुणादि कषाय, पुनर्नवा कषाय, पुनर्नवा गोक्षुर का कॉम्बिनेशन भी हम लोग इसमें अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसका भी काफी अच्छे से रोल है। आप गुरुची का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा इसमें फैक्टर जो है आरोग्यवर्धिनी भी हमको इसमें दे सकते हैं। गुक्षरादि गुग्गुल भी है इसमें। कई सारे ऐसे कल्प यूज कर सकते हैं। बट मुझे लगता है इसमें एक्सरसाइज का भी काफी महत्वपूर्ण रोल रहेगा। जैसे पेल्विक फ्लोर के मसल्स को हमें स्ट्रेंथ देनी है, उसका बल बढ़ाना है, तो केगल्स एक्सरसाइज करके है, जैसे मैंने बार बार बताया है, जिस प्रोलैप्स के पेशेंट्स है या जो पीआईडी के पेशेंट्स होते हैं या ऐसे कई सारे जहां पर कि हमें पेल्विक फ्लोर को मजबूत करना होता है, बार बार रिपीटेड अबॉर्शंस होते हैं जिनमें शिथिलता आई होती है, लूज होते हैं, उस सभी में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए या पेल्विक फ्लोर के मसल्स को एक मजबूती या स्ट्रेंथ देने के लिए हमें इस प्रकार के केगल एक्सरसाइज मूवमेंट जो है इसमें खास करके जो हमारी पेल्विक फ्लोर है, पेरिनियल रीजन है, इसके ऊपर हमें काम करना होता है। इसके कुछ पुशअप्स होते हैं, सूर्य नमस्कार जैसे भी स्थितियां है, या जैसे पैरों को एक विशिष्ट इसके साथ अलग करना, ऐसे कुछ व्यायाम इसमें होते हैं। तो इस व्यायाम के साथ अगर आप ये करते ना, इसका प्रयोग कराते हैं, तो काफी अच्छे से इसमें मुझे लगता है उष्ट्रासन, मंडूकासन या चक्की चलनासन, या जिसमें हमारे गुद भाग के ऊपर, गुद और मूत्र मार्ग के ऊपर जो दबाव डाला जा सकता है, ऐसे कुछ आसन की स्थितियां आजकल जो हम लोग कई सारे प्रकार के ये करते हैं ना, इसमें योगा थेरेपी, आसन थेरेपी वगैरह है। तो इसमें भी आप इस प्रकार से जो स्ट्रेचअप्स वगैरह की आजकल एक्सरसाइज होती है, इसमें खास करके हमारे अधो शरीर के ऊपर काम किया जाता है। जो महिलाएं वेट कम करना चाहते हैं उनमें इस प्रकार का ये होता है, तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस आर वेरी मच इसेंशियल। इसमें आप अभ्यंग भी करा सकते हैं, हल्के से तेल से आप उदर अभ्यंग करिएगा। उदर अभ्यंग करने से उधर स्थित सारे अवयव जो है उनका टोन या मांस धातु का सहनन बढ़ाना है, क्योंकि मांस धातु या मसल पेशी से ही हमारे सारे ऑर्गन्स सुस्थिति में रहते हैं, या उनका जो बंधन होता है वो अपने अपनी पोजिशन में रहते हैं, उनका टोन अच्छा रहता है, वहां के जो मसल्स होते हैं वो भी मजबूत रहते हैं। तो इस प्रकार से उदर अभ्यंग भी आप करा सकते हैं। इसके साथ साथ स्ट्रेस फैक्टर को कम कराने के लिए नस्य शिरोधारा आप इसमें जरूर करिएगा। नस्य के लिए तेल या पंचगव्य वर्धन तेल का बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है। शिरो विरेचन आपको करना है तो शिरो विरेचन या शिरोधारा के लिए आप दुग्ध की धारा करा सकते हैं, तक्र की भी धारा करा सकते हैं, जिससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि नर्वस सिस्टम को अच्छे से सपोर्ट मिले और जो स्ट्रेस फैक्टर है वो दूर करे। खास करके मेनोपॉजल एज में अगर महिलाएं हैं तो इसमें हम लोग शतावरी, अश्वगंधा, पुनर्नवा, गोक्षुर ये कॉम्बिनेशन भी देते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मेनोपॉज में दोनों टाइप का इनकॉन्टिनेंस होता है, अर्ज भी है और स्ट्रेस भी इनकॉन्टिनेंस है। तो इसके लिए हमें दोनों मतलब एक ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ या यूटराइन हेल्थ, यूटरस को भी टोन देने के लिए हम लोग अश्वगंधा, शतावरी, पुनर्नवा, गोक्षुर इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें और एक एडिशन जो है त्रिवंग भस्म, जो धातु की शिथिलता के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। सो त्रिवंग भस्म कैन बी यूज्ड इन ऑल दिस कंडीशन, इसमें आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो शिलाजित वटी, ये सारे कल्प, चंद्र प्रभा, वरुणादि कषाय, आरोग्यवर्धिनी, फिर गोक्षुर गुग्गुल, गोक्षुर पुनर्नवा, ये पुनर्नवारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। कई सारे ऐसे हमारे जो कल्प है हम इसमें यूज कर सकते हैं। और आपको अगर रसायन काम करना है तो सुवर्ण कल्पों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें सुवर्णमालिनी वसंत है। महिलाओं में
जो प्रोलैप्स के वगैरह केसेस होते हैं ना, इसमें भी खास करके ये लक्षण दिखता है। तो इसके लिए आपको चंद्रप्रभावटी और स्वर्णमालिनी वसंत ये अच्छा काम करने वाले द्रव्य है। इसमें एक रसायन कल्प के रूप में महायोगराज गुगुल का भी उपयोग कर सकते हैं। सो इस प्रकार से मुझे लगता है यूरिन इनकंटिनेंस कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा की जो गाइडलाइन है, मैंने केवल आज यहाँ पर लीकेज यूरिन को ही डिस्कस किया है, बिकॉज इट इज टोटली डिफरेंट कंडीशन। यूरिन लीकेज ये एक स्ट्रेस के कारण ही बनती है, इसीलिए इसमें इसका ही अच्छा रोल रहता है। वरुण, चंदन, गोक्षूर, पुनर्नवा वगैरह आपको बल देने के लिए, पेल्विक फ्लोर को, यूट्रस को बल देने के लिए आप जीवनीय गण के द्रव्यों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओवरऑल आपके डाइट में कुछ लैक्टोबैसिलस वाला आपका डाइट होगा, इसमें थोड़े मसालों का भी रोल रहेगा, इलायची, सिनामोम वगैरह, कुछ जो मसाले होते हैं ना, कोरिएंडर वगैरह है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसमें अतसी का जो काढ़ा है, अतसी आप पानी में भिगोकर अतसी का काढ़ा बनाकर भी आप इसमें दे सकती है। इसके साथ साथ आपका लाइफस्टाइल भी चेंज करना होगा। एक्सपोजर स्ट्रेस के लिए आपको कम करना होगा। इसमें आपको जो यूरिनेशन की हैबिट है होल्ड करने की, उसको भी कम कराना होगा। यानी जब यूरिनेशन आती है या प्रॉपर आपको लगता है, सेंस होता है, तो वहां पर आपको ये करना होगा। इसमें कुछ वेग धारण, वेग उद्दीपन, ये दोनों प्रकार की जो ये है उसमें हम लोग कम करेंगे। आपको शोधन अगर ट्रीटमेंट करनी है तो आप इसमें शोधन भी करा सकते हैं, विरेचन दे सकते हैं हम लोग, उत्तर बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। उत्तर बस्ती बेस्ट रहेगा। मुझे लगता है कि ब्लैडर टोन के लिए या जो एक मेनोपॉजल महिलाएं होती है उसमें उत्तर बस्ती का अच्छा रोल मिल जाता है। उत्तर बस्ती या मात्रा बस्ती कैन बी गिवन। उत्तर बस्ती के लिए आपको चंदनमाला लाक्षादी तेल का प्रयोग कर सकते हैं, या वातदोष के ऊपर काम करना है तो दशमूल कैन बी यूज्ड। दशमूल तेल का मात्रा बस्ती भी हम लोग दे सकते हैं। विरेचन का पर्पस ये है कि एक प्रकार से ये हमारे दोषों को निकालने के लिए विरेचन हम लोग करेंगे। आप लघु विरेचन भी इसमें करा सकते हैं। अभ्यंग का तो मैंने बताया कि अभ्यंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे स्ट्रेस को भी कम करेगा, और उदर अभ्यंग आप कराते हैं तो उदर के स्नायु को भी इम्प्रूव करने का या उसका भी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये अच्छा काम करेगा। सर्कुलेशन को बढ़ाता है अभ्यंग, जिसके साथ आपके नर्व ब्लॉकेज है, जैसे पार्किंसोनिज्म डिसीज वगैरह है जिसमें नर्वस सिस्टम ये होती है, तो इसमें आपको नर्वस स्टिमुलेशन के लिए अच्छा रहता है। तो आप इसमें अभ्यंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। सो ओवरऑल पंचकर्म शोधन ट्रीटमेंट या फिर कुछ नस्य शिरोधारा, इसके साथ आप चल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट तो आसन का भी है इसमें, गोमुखासन, काउज फेस वगैरह, पवन मुक्तासन जैसे आसन है, जिसमें देखिए आपको जो हमारे अधो ऑर्गन पर यानी अधो शरीर पर जो भी दबाव देने वाले या वहां पे काम करने वाले जो भी सारे प्राणायाम या जो भी सारे प्रकार के व्यायाम होते हैं ना, उसका उपयोग आपको करना होगा। इसमें आप जो भी समाविष्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मुद्रा बंध करिएगा, उसका भी अच्छा रोल है मुद्रा बंध का। और बहुत उत्तान पादासन कर, कई सारे आसन हैं, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। सो इस प्रकार से। और थोड़े स्पाइसेस में मुझे लगता है मेथी दाना, या जो हमेशा से क्यूमीन है, जीरा का पानी है, जीरा का पानक बनाकर यूज कर सकते हैं। मेथी दाने का पानक आप यूज कर सकते हैं इसमें, वो भी अच्छे से ये करेगा। इसके साथ आपका लीकेज कम कराने के साथ ब्लैडर का टोन बढ़ाने के लिए आपको आहार के ऊपर भी ध्यान देना होगा। जो सीजनल फ्रूट्स वगैरह है इसका प्रयोग आप करेंगे। आपके आहार में दही छाछ रखिएगा, जो एक प्रकार से लैक्टोबैसिलस की अमाउंट को बैलेंस कराने के लिए भी अच्छा काम करता है। तो प्रॉपर बाकी जो मैंने बताया कि वात प्रकोप ही अपेक्षित है यहाँ पर, तो वात प्रकोप को ध्यान में रखते हुए आपको इसको सोचना है। सो आचार्य सुश्रुत ने इसके कई सारे प्रकार बताए हैं, बट आई थिंक कि इसमें हमें खास करके ये सारा ही विचार करना होगा रचनात्मक दृष्टिकोण से, क्रियात्मक दृष्टिकोण से। देयर आर सो मेनी टर्मिनोलॉजीज लाइक वातबस्ती, वातकुंडलिका, मूत्रारिष्ठा, मूत्राष्ठीला, मूत्रगुच्छ, सिस्टाइटिस, अटोनिक ब्लैडर वगैरह। तो ये अलग अलग कंडीशन है। मूत्राशय की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आपको एज के ऊपर ध्यान देना है। आपको पेशेंट का बाकी हिस्ट्री, सेकेंडरी डिसीज लाइक डायबिटीज, प्रोटीन की अमाउंट, ये भी ये करिएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड, पुरुषों में अगर प्रोस्टेटिस है तो उसके साथ भी आपको अर्ज ये दिखता है, तो उसके ऊपर भी काम करना होगा, जिसमें चंद्र प्रभा, आरोग्यवर्धिनी और जो एक प्रकार का ये है, तो आप इसमें सूक्ष्म त्रिफला वगैरह का भी प्रयोग कर सकती है, जो ओवरऑल हेल्थ या एंटीबायोटिक के रूप में काम कर सकता है। सो आई थिंक इस प्रकार से ये
हम लोग आज यूरिन लीकेज को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आपके सवालों के साथ, आपके केसेस के साथ। यस मैम, नमस्कार माधुरी जी, डॉक्टर दीपाली जी, डॉक्टर अनिष्ठा। नमस्कार मैम। नमस्कार, आहार पे क्या दे सकते हैं इसमें? आहार में आहार डाइट। आहार ना, देखिए मैम, वात प्रकोप है ना, तो कहीं ना कहीं वात प्रकोप के ऊपर हमें काम करना होगा। तो वृक्ष वगैरह खान पान हम लोग इसमें नहीं देंगे खास करके। और आहार में फलों का सेवन तो अच्छा ही बताया है, फल तो हम लोग दे सकते हैं इसमें, जो अच्छे से काम करेंगे। मैम घृतपान चलेगा ना पानी इसमें? की मात्रा नहीं, पानी की मात्रा भी अच्छे से रखना होगा। कोकोनट मैम वाटर है, लेमन जूस है, शुगर केन, तो जूसी फ्रूट्स का प्रयोग करेंगे आप इसमें। घृतपान, मैम घृतपान, अश्वगंधा घृत वगैरह दे ये सकते हैं ना? स्नेहपान देना है मैम, स्नेहपान अच्छा है, स्नेहपान कर सकते हैं। वरुण आदि घृत का प्रयोग करिएगा आप स्नेहपान के लिए, क्योंकि जैसे वरुण दोनों के ऊपर भी काम करेगा ना, तो वरुण आदि घृत दीजिएगा। और ज्यादा देखिए, ज्यादा सन यानी हीट एक्सपोजर भी कम करेंगे। साल्ट के बारे में भी मैं बताना चाहूंगी कि सी साल्ट या रॉक साल्ट का प्रयोग करेंगे, जो हमारे मतलब किडनी और ब्लैडर का बर्डन कम करने के लिए अच्छे होते हैं। कोरिएंडर ड्रिंक बेस्ट है, जो यूटीआई इन्फेक्शन के लिए अच्छा काम करता है, या टॉक्सिन्स रिलीज करने के लिए भी अच्छा होता है। फाइबरस डाइट अच्छा रहेगा आपको खास करके। वरुण हेलो बेस्ट मैडम। है। हाँ यस मैम, यस। हाँ नमस्कार मैडम। लज्जालू का भी प्रयोग करना है आपको इसमें मैम, लज्जालू भी दे सकते हैं। बिकॉज ना इसमें कहीं ना कहीं जो मसल की स्ट्रेंथ वीक है, उसको हाँ लज्जालू काम करेगा मतलब। मैम, इसमें वो भी दे सकते हैं, चांगेरी घृत, कपी कच्चू यस, का भी घृत बना के दे सकते हैं मैम। कपी कच्चू भी बेस्ट है, क्योंकि कपी कच्चू मूत्र या शुक्र दोनों स्रोतों के ऊपर काम करता है। कपी कच्चू भी दे सकते हैं। यस मैम, यस। हाँ मैडम, मैं मेरा एक खुद का ही मेरा केस यूटीए का मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। बिल्कुल। हिंदी में ही बोलना पड़ेगा? नहीं, एज यू विश, ऐसा कुछ नहीं, बताइए। अच्छा। हाँ हाँ, ऍक्च्युली एक 3 वर्षापूर्वी ना मला युटीएचा खूप त्रास होत होता. तर म्हणजे खूप खूप ठिकाणी म्हणजे अँटीबायोटिक झाले, सगळं आयुर्वेदिक झालं, ऍलोपॅथी झालं, होमिओपॅथी झालं, सगळं झालं, पण कुठेच काही त्याला हे मिळालं, उपशय मिळालंच नाही. म्हणजे अगदी कोकिलाबेन पर्यंत जाऊन आलो, पण फक्त अँटीबायोटिकच देत होते. त्याच्याने उलट मला रॅश येऊ लागली नंतर नंतर. बर, आणि नंतर मग माझं वेट अचानक म्हणजे कमी व्हायला लागलं, म्हणजे एका महिन्यामध्ये 10 किलो वेट लॉस झालं माझं. तर मग बर, थोडस मग आणखीन सिरियस वाटायला लागलं की काय एकदम वेट लॉस होणं किंवा मग एकदम पाल्पिटेशन वाढणं आणि सगळे ही लक्षणं सुरू झाली. तर सगळ्या केल्या, सगळ्या टेस्ट नॉर्मल आल्या. बर, नंतर एका गायनोकॉलॉजिस्ट कडे गेलो आम्ही की असं होते म्हणून. तर मग तिथे त्यांनी थायरॉइडची टेस्ट परत रिपीट सांगितले करायला. त्याच्यामध्ये माझं हायपरथायरॉइडिझम निघालं. मग आम्ही ओके, एंडोक्रायनॉलॉजिस्ट कडे गेलो, तर तिथे त्यांनी सांगितलं की तुमच्या युटीआय मुळे तुमचं हायपरथायरॉइडिझम झालेलं आहे. म्हणजे युटीआयचं इन्फेक्शन एवढं झालं होतं की त्याचं सपरेशन किंवा त्याचं काहीतरी त्यांनी पॅथॉलॉजी सांगितली त्यांच्या पॅथीप्रमाणे. तर त्याच्यामुळे थायरॉइडवर परिणाम झाला आणि मग ते हायपरथायरॉइडिझम झालं, असं त्यांचं म्हणणं होतं. अच्छा, हायपरथायरॉइडची अच्छा, ट्रीटमेंट त्यांनी म्हणजे आता मिस्टर माझे ऍलोपॅथिक असल्यामुळे मग ते ऍलोपॅथिक कडे नेलं मला. आणि मग ते जेव्हा त्यांनी हायपरथायरॉइडची ट्रीटमेंट दिली, 6 महिने दिली, पण त्याच्यामध्ये माझं सगळंच क्युअर झालं. म्हणजे युटीआय पण क्युअर झाला आणि थायरॉइड पण माझं नंतर नॉर्मल झालं. मग हळूहळू वेट गेन झालं, बाकी सगळे सिम्पटम जे होते सगळे सबसाईड झाले माझे सगळे, म्हणजे असं. आपलं तुमचं तर वय काय मॅडम, वय काय तुमचं? माझं 44. ओके, ओके, ठीक आहे, ठीक आहे. एज रिलेटेड प्रॉब्लेम वाटतोय का तुम्हाला, काय वाटतंय? हा सांगा, पुढे डिटेल सांगा. ऍक्च्युली ज्यावेळेला युटीआयचा त्रास झाला त्यावेळेला मी 1 वर्षभर मुंबईला होते, फिटनेसचा एक कोर्स करत होते. तर माझं जाणं येणं होतं, तर ट्रॅव्हलिंग किंवा बाहेर मैम जाताना इथून ट्रैवलिंग पर खूप खूप लांब मोठा आहे. हेतु है बरं का. ट्रैवलिंग भी मतलब हम्म. लॉन्ग ट्रैवलिंग या डेली ट्रैवलिंग में भी लाइक महिलाओं पब्लिक के साथ टॉयलेट्स यूज किया होगा ना, पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह। यस, अ, वो भी है। हाँ, मैं वहीं पे जा, यस यस, वो भी है। बताइए बताइए दीपाली, बताइए। नाही
नाही, हा ते पण असेल. पब्लिक टॉयलेट म्हणजे जाता येते ट्रॅव्हलिंग मध्ये युज करणं वगैरे असू शकतो तो. पण म्हणजे कुठल्याच अँटीबायोटिकनी मला ते रिलीफ मिळालंच नाही. म्हणजे खूप खूप म्हणजे त्याच्यानंतर मला जेव्हा रॅश आली मग मी विरेचन पण घेतलं. रॅश पण विरेचन नंतरच माझी कमी झाली. पण जेव्हा हायपरथायरॉइडिझमची ट्रीटमेंट झाली माझी व्यवस्थित, तेव्हा माझं युटीआय कमी झालं. म्हणजे अच्छा. असं होतं की युटीआयचं इतकं हे झालं होतं की त्याचा परिणाम म्हणजे हार्मोनवर होऊन मग थायरॉइड त्याच्यामुळे इन्फेक्ट झाली असं त्यांचं म्हणणं होतं. जे एंडोक्रायनॉलॉजिस्ट होते ना त्यांचं म्हणणं होतं. मला असं वाटतं मॅम ह्याच्यामध्ये ना कुठंतरी ना धातुक्षय आहे. असू तुमचा शकतो. वेट लॉस म्हणताय तर धातुक्षयजन्य मुळेच असं. आणि धातुक्षय म्हणजे अल्टिमेटली आता वातदोष प्रकोप, आणि मग वातदोषाचा प्रकोप झाला की धातूंचा पण कुठेतरी क्षय होतोच ना, कारण वातदोष हा रिस्पॉन्सिबल असतो. आणि म्हणून मला असं वाटतं की याच्यामध्ये बरोबर. मांस आणि मेदाचं पण हे झालं, क्षय झाला. आणि मांस मेद किंवा जसं आपण बघतो की मांस वस्त्रोतस आणि मेद वस्त्रोतसाचं मूलस्थान म्हणजे वसा असेल किंवा शरीरातलं फॅट डिपॉझिशन असेल किंवा लिव्हर असेल, तर त्याचा इफेक्ट होऊन मेटाबॉलिझम विकृत होऊन मे बी तुमचं हे हायपरथायरॉइडिझम डेव्हलप झालं असं. पण हेतू काय अशा होता? हेतू हायपरथायरॉइडिझम आधी पण असू शकतं ना, मग युटीआय झालं असेल असं असेल. तसं पण असेल, तुम्हाला माहित नसेल. नाही मॅडम, उलट नाही मॅडम, उलट हायपरथायरॉइडिझम डिटेक्ट झालंच नाही. म्हणजे इतका वेट लॉस होता आणि म्हणजे मला असं एक 5 मिनिटं चाललं तरी मला बसावं लागत होतं, एवढं पाल्पिटेशन. म्हणजे इमर्जन्सी मध्ये मी 3-4 वेळेला ईसीजी करून घेतलं की असं वाटलं मला आता म्हणजे हार्ट बंदच पडतं, इतकं ते धडधड 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 होत होतं. पण स्ट्रेस डायग्नोस म्हणजे त्यावेळेला स्ट्रेस होता का तुम्हाला काय? स्ट्रेस असं काही म्हणजे एवढा काही स्ट्रेस काही नाहीच आहे. म्हणजे असं काही सगळं व्यवस्थित आहे, असं काही फार मॅडम मला स्ट्रेस असं वाटतं घेण्यासारखं ना, काही. बघा ना, मेदोवहनम स्रोतसा वृक्को मूल वपावहनमच. तर मेद धातूचं आणि वृक्काचं सुद्धा एक जसं की मेद व स्रोतसाचं मूलस्थान है वृक्क सांगितलंय आणि किडनीच, तो इसका भी रिलेशन देखिए। अभी आपके केस में मुझे लगता है कि जैसे कि किडनी में इम्बैलेंस हुआ है तो आपका धातुक्षय भी हुआ और आपका वेट लॉस भी हुआ है। तो मेदो व म्हणजे त्यांनी एंडोक्रायनॉलॉजिस्टने त्यांनी बरोबर डायग्नोज केलं की म्हणजे तुम्हाला हायपरथायरॉइडिझम असं डिसीज म्हणून नाहीये, पण तुमच्या युटीआय मुळे हायपरथायरॉइडिझम म्हणजे थायरॉइड इन्फेक्ट झाले, म्हणजे ते हे झालेलं आहे. पण तुम्हाला काही हायपरथायरॉइडची जी टिपिकल ट्रीटमेंट असते ती घ्यायची गरजच नाही म्हटले. त्यांनी मला फक्त सांगितलं की तुम्ही 6 महिन्यामध्ये घ्या आणि नंतर टॅपरिंग डोस मध्ये बंद करून टाका, गरजच नाही. त्यांनी डायग्नोज माझं व्यवस्थित केलं. नाहीतर काय होतं हायपरथायरॉइडिझम मध्ये मग ते हायपो सारख्या गोळ्या काहीतरी म्हणजे चालूच ठेवावं लागतात कंटिन्यू. आणि आता जवळजवळ वर्ष झालं थायरॉइड मध्ये एकदम नॉर्मल आहे. फक्त 6 महिने त्यांनी दिलेत त्या टॅबलेट, नंतर मला काहीच लागलं नाही. म्हणजे आयुर्वेदाप्रमाणे आपण काय विचार करावा की आयुर्वेद पण मॅडमने घेतलं. आणि आयुर्वेद पण मी खूप म्हणजे पहिल्यांदा तर मी आयुर्वेद अग्निविकृती आणि धातुक्षय जन्य अवस्था अग्निविकृती आहे. आता तुम्ही हार्मोन म्हणताय तर धात्वग्नी आलंच ना याच्यामध्ये. हा येऊ शकतं तसं, म्हणजे धात्वाग्नी किंवा वात प्रकोप, अग्निमांद्य, आणि मग अग्निमांद्याकडनं फिर धात्वाग्नि मांद्य, और धात्वाग्नि मांद्य के कारण धातु की विकृति, और स्पेसिफिकली आपका मेद धातु विकृत होने से जैसे वृक्क के ऊपर भी उसका अफेक्ट हो गया। और क्योंकि वृक्क यानी लाइक मेद धातु का मूल स्थान है और किडनीज के ऊपर ही एड्रिनल ग्लैंड भी रहती है, और एड्रिनल ग्लैंड का जो हार्मोन है एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन, एडीएच का और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एक कनेक्शन है, इसके हिसाब से भी आप सोच सकते हैं ना ये पूरा। असा पण विचार नाही करू म्हणजे मला हे म्हणजे युटीआयचं रिझन हायपरथायरॉइडिझम होतं, त्याची ट्रीटमेंट. येस. ट्रीटमेंट काय घेतली थायरॉइड साठी? आयुर्वेदिक युटीआय मध्ये काय घेतलं होतं? आयुर्वेदिक मी डॉक्टर अमृतबाळ सरांकडे गेले होते नांदेडचे. त्यांनी मला बरेच चूर्ण वगैरे दिले होते काही, आणि त्यांनी मला म्हणजे त्यांनी नाडी बघितल्यानंतरच मला म्हणाले की तू म्हणजे तुला नीतू मांडके व्हायचंय का, असं त्यांचं पहिलं वाक्य होतं. की काय म्हणजे एवढं स्ट्रेस घेण्यासारखी घरचं काहीच टेन्शन, त्यांना माहितीये ना घरचं माझं सगळं. त्याच्यामुळे ते म्हणू लागले की म्हणजे मी म्हटलं सर मला काही स्ट्रेसच नाही, तर मी म्हणजे काय म्हणून सांगू की मला स्ट्रेस आहे म्हणून. तुझं हार्ट एवढं फास्ट आहे, एवढे हार्टबीट फास्ट आहेत की तुला नीतू मांडके व्हायचंय का, आणि आराम कर, एवढं मला सर जास्त बोलत नाही सर, पण मला एवढं बोलले. आणि मग त्यांनी भरपूर
हे दिलं होतं मला, काही चूर्ण वगैरे भरपूर पुड्या मेन्स्ट्रुएशन वगैरे कसं काही होतं ते दिलं मॅडम होतं, तुमचं? तेही मेन्स्ट्रुएशन मी कसं घेतलं. होतं? मॅडम त्याच्या म्हणजे जेव्हा हायपरथायरॉइडिझम सुरू झालं ना, तेव्हा मला खूप हेवी ब्लिडिंग होऊ लागलं. त्याच्या आधी थोडंसं, म्हणजे त्याच्या थोड्या आधीपासून मला ना खूप, म्हणजे मला आधी एवढे पिरियड्स नव्हते, स्कॅन्टीच होते. पण त्याच्या एक 6 महिन्या आधीपासून ना मला पिरियड्स मध्ये इतकं हेवी ब्लिडिंग होत होतं. तर मला वाटलं की आता हे ऍक्च्युअली मेनोपॉज सारखं काहीतरी वाटते किंवा बंद होण्यासारखं आहे, म्हणून मग मला तसं वाटलं आणि मी गायनेकोलॉजिस्ट कडे गेले पण. मॅडम म्हणाले की होत असेल असं, काही तुम्ही काही घेऊ नका, म्हणजे काही स्टॉप करायला किंवा काही घेऊ नका, आराम करा आणि HB कडे वगैरे लक्ष द्या, असं त्यांचं म्हणणं होतं. आणि हे सिम्पटम माझं आधीपासून होतं. जेव्हा हे सगळं सगळ्याच्या आधी हे सिम्पटम झालं की मला हेवी ब्लिडिंग सुरू झाली. वातप्रकोप आहे मॅडम, वातप्रकोप, धातुक्षय. असंच वाटतंय मला, हे बस्ती सगळं म्हणजे संप्राप्ती. वगैरे संप्राप्ती तशीच, आपण वातप्रकोप आणि धातुक्षय दोन्ही त्याच्यात ऍड करू शकतो. बरोबर. है की ते नाही? त्याचं हे म्हणजे माझी अशी केस मला सांगायची होती की आपण आयुर्वेद काय कोरिलेट करावं किंवा मग मेडिसिन. त्यांनी ऍक्च्युली काय दिले होते मी फार लक्ष दिलं नाही. त्यांनी चूर्ण वगैरे दिले होते, कारण माझ्याच ह्याच्यामध्ये मी एवढी हे होते ना, कारण मला कुठे जायचं म्हणजे खूपच जास्त UTI, बॅकएक ते इतकं होतं मॅडम की मला ते सारखं पाण्याची पिशवी अशी गरम ठेवावं लागायची, इतकं बॅकएक होतं. मॅडम ते सगळं तुमचे हे सगळे सिम्पटम्स मला तेच वाटते ना, म्हणजे यकृत, वृक्क, मेटाबॉलिझम, अग्नी, धात्वाग्नी, ह्या सगळे कनेक्शन दिसत आहेत तुमच्यामध्ये. पण मग आयुर्वेद घेतलं तरी पण मला काही त्याचा रिझल्ट का नसेल आला? हो का? मग तुम्ही, म्हणजे तुमचं म्हणणं असं आहे की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट न घेता मला तुम्ही ॲलोपॅथी घेतल्यानंतर तुम्हाला फरक पडला, म्हणजे हायपोथायरॉइडिझमचा? नाही, कदाचित काही संप्राप्ती वेगळी त्यांनी लक्षात घेतली असेल का, असं म्हणजे त्या दृष्टीने मेडिसिन दिलं असेल. संप्राप्ती वेगळी घडली आणि मेडिसिन वेगळ्या संप्राप्तीनुसार. मॅडम शोधन वगैरे काही केलं होतं का त्यावेळेला? मॅडम ते काहीच नव्हतं डोक्यावर, नंतर केलं मी. म्हणजे मी कारण एवढी वीक होते ना मी की मला काही शोधन बिधन करण्याच्या ह्याच्यातच नव्हते. जेव्हा मी रिकव्हर झाले त्यानंतर मी विरेचन पण घेतलं आणि बस्ती पण घेतली. काही असा स्ट्रेस फॅक्टर होता का इनडायरेक्ट? एवढा स्ट्रेस काहीच नव्हता, फक्त ट्रॅव्हलिंग होतं माझं, जाणं येणं, एवढंच होतं. फक्त असं काही त्या प्रमाणामध्ये पोषण वगैरे पण नसेल त्या प्रमाणात, खाण्यापिण्याचा बदल वगैरे. आय थिंक मॅडम तुमचं हेच वाटते मला, वातप्रकोप, धातुक्षय आणि सगळंच तुमचं हेवी मेन्सेस, हे सब कुछ असंच वाटतंय. असेल पण अशी एखादी केस आपल्याकडे आली तर असा पण विचार व्हावा म्हणून मी सांगितलं. नाही, बरं झालं सांगितलं, उलट छान आहे तुमचं, इंटरेस्टिंग आहे. म्हणजे आता आम्हाला आता वेगळ्या पद्धतीने विचार करता येईल. बरोबर आहे ना माधुरी? काय अजून असू शकतं? UTI हिला तर लक्षात यायला लागेल की थायरॉइडचा पण विचार करावा लागेल, हायपोथायरॉइड आहे. तेच. म्हणूनच मी सांगितलं की मला स्वतःला. आणि म्हणजे जेव्हा म्हणजे डॉक्टर ॲलोपॅथीचे खरंच चांगले होते की त्यांनी मला 6 महिने बस, म्हणजे काही एक पण गोळी नंतर कंटिन्यू. मला भीती होती की मला ते हायपोसारखं जर कंटिन्यू गोळ्या घ्यायची हे झालं तर मला तर नाही शक्य होणार. म्हणजे रोज गोळी घ्या बाबा, ते 100ची घ्या, मग 200ची घ्या, मग 300ची घ्या. त्याच्यामुळे मला ते लागू करायचं नव्हतं कुठल्याच गोष्टी. म्हणून मी सरांना म्हटलं, ते म्हणाले काहीच नाही, तुमचं हायपरथायरॉइडिझम नाहीच आहे म्हणाले, ते UTI मुळे थायरॉइडवर काय त्यांनी सांगितलं मॅडम. ते सगळं त्यांच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी ते पॅथॉलॉजी सांगितली व्यवस्थित. दीपाली ग्रुपवरती आहात ना, मग रिपोर्ट सगळे एकदा शेअर करा ना, आम्ही ते थोडस व्यवस्थित अभ्यास करतो. मॅम एक मिनिट. आणि दीपाली ते UTI म्हणजे ज्यावेळी सुरुवात झाली तेव्हा थायरॉइड तुम्हाला नव्हतंच, है की नाही? पण म्हणजे UTI ट्रीट करताना काय माहित आयुर्वेदाकडून पण चुकलं असेल म्हणून ते ट्रीट झालं नसेल, काहीतरी तेच निदानामध्ये चुकलंय. ट्रीट नाही झाली आणि ते मग पुन्हा करून पण ते म्हणतायत ॲलोपॅथीवाल्यांचं बरोबर आहे की ते मग नंतर हायपरथायरॉइड मध्ये कन्वर्ट झालं, नंतर झालं. पण त्याच्या आधी जर UTI ट्रीट झालं, हायपरथायरॉइड झालाच नसता. म्हणजे समजा UTI ट्रीट झाला असता, झालंच नसतं एवढं सगळं. पण मग UTI मध्ये ट्रीट करताना चूर्णच दिले का, बाकी काय असं टॅबलेट, सूक्ष्म त्रिफळा किंवा काय समथिंग वेगळं, चंद्रप्रभा असं काही दिलं नाही, किंवा
पंचवल्कल काढ्याने वॉश किंवा काय पिछू धारण असं काही नाही केलं का काही असं म्हणजे? नाही, टॅबलेट दिल्या होत्या मॅडम, पण आता त्याची नावं काही आपल्याला कळत नाहीत ना त्यांच्याकडे गेल्यानंतर. टॅबलेट होत्या, चूर्ण होते, पण बाकी काढे वगैरे काही नव्हते किंवा असं बाकी नाही होतं काही सांगितलं त्याने. फक्त मला सर म्हणाले होते की तुम्ही आराम करा आणि स्ट्रेस घेऊ नका आणि अजिबात कुठलंच काम आता करायचं नाही, काही दगदग करायची नाही, काही नाही. म्हणजे सरांना पण, माझ्या मिस्टरांना पण म्हणे की तुम्ही अजिबात कुठलाही ताण देऊ नका मॅडमना आणि आराम करू द्या, नाही तर नीतू मांडकी होईल, एवढं वाक्य होतं सरांचं. म्हणजे ते म्हणून मी आणि ते म्हणजे पाल्पिटेशन म्हणजे तेव्हा त्यांना नाडी म्हणजे तेव्हा हायपोथायरॉइड झालं होतं म्हणजे तेव्हा ते असेल, पण रिपोर्ट मध्ये सगळं रिपोर्ट नॉर्मल आल्यामुळं म्हणजे आपण त्यात डोक्यात पण येत नाही की असं काही असेल म्हणून. आणि मॅडम माझं सिरम आयर्न जेव्हा केलं, म्हणजे मी पूर्ण काळी पडले होते, म्हणजे मला कुणी ओळखत पण नव्हतं. आणि सिरम आयर्न जेव्हा केलं ज्या गायनेकोलॉजिस्टनी, तर सिरम आयर्न 0 होतं, म्हणजे आयर्न लेवल 0 होती माझी. मॅडम समथिंग इज मिसिंग इन युअर केस ऍज पर माय नॉलेज. समथिंग इज मिसिंग. मॅम रोज दही खाणं वगैरे होतं का? दही, कडधान्य वगैरे असं काही खाणं? नाही, माझं खाणं ना पहिल्यापासून म्हणजे असं साधंच आहे. मला तिखट पण जास्त आवडत, म्हणजे जमत नाही, किंवा गोड तर मी खातच नाही. पण भाकरी ज्वारीची किंवा भाज्या, किंवा आता आयुर्वेदिक असल्यामुळे कसं आपण पालेभाज्या ह्या सीझन मध्ये खात नाही, हे माहिती थोडं असतंच ना आपल्याला. तर इव्हन मी घरच्या लोकांचं पण डाएट हे मी आल्यापासून थोडं सुधरवलं होतं की नाही जमत आता, आणि आपल्याला फळभाज्या कधी खायच्या, पालेभाज्या कधी खायच्या, कशा. आणि इव्हन माझ्याकडे सगळं शेतातलं आम्ही सेंद्रियच आणतो. म्हणजे एवढ्या सगळ्या गोष्टी असताना असं झालं म्हटल्यानंतर मला थोडस वाटलं की माझंच मला केसचं आश्चर्य वाटते, म्हणून मी तुम्हाला सांगते की असं एक माझी केस आहे. ठीक आहे ना, बरं झालं. आणि मग मॅडम आयर्न 0 होतं माझं, तर मला ब्लड द्यावं लागलं, म्हणजे ते पण म्हणजे 3 दिलं ब्लड मला. की तुम्हाला नेमकं आयुर्वेद किंवा ॲलोपॅथी कुठंतरी काहीतरी मिस झालंय मॅडम. समथिंग इज मिसिंग म्हणजे डायग्नोसिस मध्ये. आणि मला असं वाटतं की तुम्हाला ट्रीटमेंट कशाने लागू पडली हे तुम्ही नक्की नाही, मला नाही वाटत आयुर्वेदाच्या ह्याच्यात नाही झालं आणि ॲलोपॅथीने तुमचं झालं. काहीतरी मधल्या ह्याच्यात काहीतरी झालं असेल, त्याच्याने तुम्हाला गुण आला. नाही हो, आणि आता इथले पूर्ण डॉक्टर झाले, परभणीतले, नांदेडचे सगळे डॉक्टर झाले, काहीच फरक पडत नव्हतं, म्हणून आम्ही कोकिलाबेनची अपॉइंटमेंट घेतली. तिथले सगळे युरोलॉजिस्ट झाले, तिथले गायनेकोलॉजिस्ट झाले, सगळे झाले. मग आता म्हणजे काय याच्या पलीकडे काय करावं असा प्रश्न. नांदेडला आहे प्रॉपर? मी परभणीला आहे मॅडम, परभणी. हो का? बर 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 बर. अच्छा. नांदेडला मी 2 वर्ष होते माझ्या मुलीसाठी. आणि मॅडम माझं माहेर सोलापूर आहे. बर बर बर. कधी कुठे राहता? विजापूर रोडला घर आहे माझं. पप्पा बँकेत होते, रिटायर झाले, बँक ऑफ इंडिया. ओके ओके. आणि माझी इंटर्नशिप तिथेच झाली सोलापूरला. माझं BMS सावंतवाडीला झालं, पण इंटर्नशिप सोलापूरला झाली. बर बर बर. ओके ओके. व्हेरी नाईस. मी येईल पुढे सोलापूरला आले की तुम्हाला भेटायला. बिलकुल. नक्की. नाही, थोडस म्हणजे आपण पण असं थोडा पेशंट आले की थोडस एकदा पण असा विचार करावा असं आहे. कुठेच रिझल्ट नाही आला, कुठे समजा पेशंटला नाही रिझल्ट आला, तर आपण ह्या दृष्टीने विचार करून आपल्या म्हणजे आपल्या फटाफट थोडस अजून डायग्नोसिस आणि हिस्ट्री आणि बाकी. आणि कधी कधी नाही लागत निदान मॅडम, होतं असं, सुटतो पेशंट. होतं म्हणजे असं आपण एव्हरी टाइम आपण परफेक्ट नाही राहू शकत. समथिंग काहीतरी होतं, नाही राहू शकत काहीतरी. आणि मग ते क्रिटिकल मध्ये गेले ना मी, म्हणजे आयर्न 0 म्हटल्यानंतर मग ते एकदम हेच झालं, म्हणजे खूप हे झालं, क्रिटिकल मध्ये झाल्यासारखं झालं. मग ते पटापट ब्लड बीड दिले मला, 3 ब्लड. आणि मग परत नंतर ते थायरॉइडची ट्रीटमेंट चालू केली. आणि मग हळूहळू वेट गेन होत गेलं, हळूहळू मला पण म्हणजे बाकी सगळं म्हणजे कलर चांगला होणं, किंवा मग पाल्पिटेशन आपोआपच कमी झालं, किंवा मग स्वेटिंग म्हणजे AC म्हणजे 15 वर केलं तरी मला पूर्ण अशी मी घामाने पूर्ण भिजून जायचे, असं होतं ते. बरंच सिव्हिअर झालं. आता ठीक आहे, जाऊ दे. होप सो. आता कशाला विचार करताय, आता चांगलं झालंय. नाही, UTI स्टार्टिंग UTI होतं, मग UTI एवढं डोक्यात बसले ना UTI आता. नाही मॅडम, सिंपल कसं आहे, सिंपल पण कधी कधी ना गोष्टी जातात हाताबाहेर, म्हणजे आपण असं हे नाही इमॅजिन नाही करू शकत, असं होतं कधी कधी. हो बरोबर. होतं. चालेल मॅडम. थँक्यू. डॉक्टर सुरेखाजी,
बताइए डॉक्टर सविता। आज यूरिन इनकंटिन्यूअस को लेकर हमने डिस्कशन किया है, जिसमें मुझे लगता है आपका एक केस अच्छा था, जिसको काफी और इसमें सोचने की भी जरूरत है, इसमें कुछ हम लोग अपना इनपुट भी डालने की जरूरत है। आई थिंक आप तो रिपोर्ट शेयर करिए मैम, हम लोग देखेंगे। दीपाली जी, क्या आप खुद होकर भी आपको मतलब ये नहीं हो रहा है, तो आई थिंक कई तरीके होता है समथिंग मिसिंग। तो इसमें इस प्रकार से मैडम सारे हब्स के साथ और एक्सरसाइज, वेट मैनेज करना, डाइट प्रॉपर होना, सब कुछ बातें इसमें है। आई थिंक सभी को ध्यान में रखना है हमें। आणि मला वाटतं मॅडम हायपरथायरॉइडिझम जेव्हा होतं तेव्हा पित्त म्हणजे पित्त जास्त असेल तरच हे होतं ना, म्हणजे पित्त रिलेटेड आहे ना ते, हायपर ऍसिडिटी किंवा असंच. तुम्ही हायपरथायरॉइडिझमचं सेशन मागच्याच ह्याच्यात सिरीज घेतली बघा पूर्ण, त्याच्यामध्ये ना आता एक्झॅक्टली हे नाही, पण मध्ये त्याच्यात आवृत्तवात संकल्पना सांगितली हायपरथायरॉइडिझम मध्ये, असमान आवृत्तवात किंवा हे सगळं असं सांगितलं ना, एकदा तुम्ही पहा सेशन परत, त्याच्यात मी खूप व्यवस्थित एक्सप्लेन केलं की आपण हायपरथायरॉइडिझमला काय काय टर्मिनॉलॉजी मध्ये घेऊ शकतो आणि हायपोला काय काय मध्ये घेऊ शकतो. ऐसे ओके ओके. मॅम ते ग्रुप मध्ये हे टाका ना आपलं ते लिंक. अच्छा, मी लिंक टाकली होती वाटतं मागं तेव्हा, पण ठीक आहे, मला वाटतं मागच्या मे महिन्यातली आपण ती सिरीज होती, परत टाकते. परत एकदा तुम्ही ते व्यवस्थित हे करा, प्राणावृत्त, उदाहरण आणि आवृत्तवाद संकल्पना. त्या निमित्ताने मला म्हणजे छान वाटलं, आपण असा विचार करायला पाहिजे. आपण प्रत्येक ठिकाणी असं लगेच डायरेक्ट संप्राप्ती डिसीज असं विचार करतो ना, पण दोष धातूंची इन्व्हॉल्वमेंट कशी आहे हे पण बघितलं पाहिजे असं वाटतंय थोडंसं अजून त्याच्यामध्ये स्पेसिफिकली, है ना. सुरेखा जी, आप समझ रही मराठी? आज हमारा मराठी चल रहा है डिस्कशन. हो मॅडम, मराठी येते मला. अच्छा, आज सगळे मराठीच आहेत का? बरोबर. ओके. थोडा उशीर झाला पण मला जॉईन झाला. येस. आता उद्यापासून रेग्युलर आपण हे करूया. अजून काही विषय सजेस्ट करा तुम्ही पण कंटिन्यू मध्ये. आपल्याला वेगवेगळ्या विषयांवरती चर्चा झाली म्हणजे आपलं नॉलेज इम्प्रूव्ह होते, वेगवेगळ्या पद्धतीने विचार करतो, संप्राप्ती, वेगवेगळे ड्रग्स माहिती पडतात, काही केसेस आपल्याला ऐकायला मिळतात, थोडं इम्प्रूव्हमेंट होत राहते वरचेवर. आणि शेवटी आता मॅडम स्वतः, दीपाली मॅडमने अनुभव घेतला की आपण स्वतः किती जरी असलो तरी काही वेळा आपणही म्हणजे हतबल होतो किंवा काही वेळा आपल्याला काहीच करता येत नाही, असं पण सिचुएशन येऊ शकते. तो इस प्रकार से आज के लिए रुकिए फिर हम लोग. डॉक्टर कैलाश जी नमस्कार, डॉक्टर जयदेव सिंह जी, डॉक्टर सुनीता जी, सभी को नमस्कार. और इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ते रहिएगा नेक्स्ट सेशन के लिए भी. ओके, एनीथिंग एल्स? सुरेखा जी, माधुरी जी, अभी कल के लिए टॉपिक बताइए मुझे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बताते रह जाइएगा ग्रुप पर, हम लोग चर्चा करेंगे. मैम आज की लिंक भेज देना, मैंने हाँ लिंक भेज दी है. यस मैंने लिंक भेज दी है. ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं. ओके, नमस्कार सभी.